हे एवरीवन, आई एम निखिल सिंह। आज हम समझेंगे कि लेखन सामग्री प्राचीन समय में लेखन सामग्रियाँ क्या थी और उसकी प्राचीनता क्या है, मतलब वो कितनी पुरानी है इसके विषय में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की लेखन सामग्री तब लेखन कैसे किया जाता था, ठीक है, मतलब उसके एविडेंस क्या है कि राइटिंग कैसे की जाती थी, सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, मैंने इसको पीपीटी मैंने बनाई है, खुद की मेरी पीपीटी है, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि लेखन सामग्री किस उस टाइम पे लेखन किस पे होता था, ठीक है। तो जैसे हमें सोर्सेस से पता चलता है कि उस टाइम पे बहुत सारे लेखन थे। जैसे धातुओं पे लेखन होता था, ठीक है, पत्थरों पे होता था, कपड़े पे होता था। ऐसे मैंने सारी चीज़ों को डिवाइड कर रखा है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब लेखन सामग्री पाषाणीय शिलालेख, ईंट, स्वर्ण, रजत, काष्ठ, कपड़ा, धातु, ताड़पत्र, भोजपत्र, अग्रुपत्र, कागज, कलम, स्याही, इन सभी चीज़ों पे उस टाइम पे लेखन होता था, ठीक है। अब बात रही मानव जात के इतिहास में लेखन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेखन सामग्री ने न केवल मानव संस्कृति व इतिहास को सुरक्षित रखने में योगदान दिया। अगर पूछे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइटिंग, ठीक है, तो ये हमारे जो पुराना हिस्ट्री है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको कंजर्व करने में इसका काफ़ी योगदान रहा, ठीक। बल्कि अगर हिस्ट्री की ही बात नहीं है, जो हिस्ट्री में हमारा कल्चर है उसको ही प्रिजर्व नहीं रखा, बल्कि इसने हमारे लिपि और भाषा और मनुष्य की चिंतन धारा को भी काफ़ी गहराइयों से प्रभावित किया। अंततः प्राचीन लेखन सामग्री को जानने का मतलब प्राचीन संस्कृति को ठीक से समझना। मतलब हम इस राइटिंग को समझने का मतलब हमारा सिर्फ राइटिंग को समझना नहीं है, इसका मतलब हमारे कल्चर को, जो हमारा हिस्टोरिकल कल्चर है, उसको भी समझना है। आज लेखन के लिए प्रमुखतः कागज और कलम का उपयोग होता है। टाइपराइटर का इस्तेमाल पिछले करीब 150 सालों से हो रहा है। मतलब आज हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग कागज़ और कलम यूज करते हैं। कोई कोई भाई टाइप पे अपना लिख लेता है, ठीक। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, वो क्या यूज करते हैं, कागज़ और कलम। लेकिन लगभग 150 सालों से टाइपराइटर भी यूज हो रहे हैं, ठीक। मगर अब बड़ी तेज़ी से कंप्यूटर, मशीन लेखन, प्रकाशन, प्रसंस्करण और प्रमुख संसाधन बनते जा रही हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इतिहास की दृष्टि से लेखन सामग्री संबंधी जानकारी का बड़ा महत्व है। हमारा दूसरा स्लाइड क्या है, लेखन सामग्री की प्राचीनता क्या है, जो मैंने इस स्लाइड में अच्छे से कवर किया है। मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। येलो लेता हूँ, ओके। अब बोल रहा है, आज के समय में भले ही कागज़ का खूब इस्तेमाल होता हो, मगर इसकी खोज भारत में नहीं होती। ये बात थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। मतलब कागज़ की खोज भारत में नहीं होती। कागज़ शब्द अरबी का है। भारत में कागज़ का प्रयोग पिछले करीब 1000 सालों से हो रहा है। मतलब खोज भारत में भी काफ़ी पहले हो चुकी थी, लेकिन इसका अगर देखा जाए कि सबसे पहले ऐसी खोज कहाँ हुई थी, तो अगर अगर कागज़ अरबी शब्द है तो माना जा सकता है। देखो, हम पढ़ेंगे कि चाइना में होता है कागज़ की खोज, ठीक है। लेकिन अब हम भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कुछ 100 साल की बातों की नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत 1000 साल पहले की बातों को पढ़ेंगे, ठीक। उसके पहले हमारे देश में लेखन के लिए प्रमुखतः ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्र का प्रयोग किया जाता था। अब देखो, ताड़पत्र क्या होता है, भोजपत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इस स्लाइड में रखी हैं, आपको आगे मिलेंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि आपने कभी देखा होगा, आपके घर पे जब पूजा पाठ होता है तो ताड़पत्र आता है, तो उसको कहते हैं ताड़पत्र। भोजपत्र भी आता है, ठीक, वहाँ से समझ सकते हैं। इसके अलावा अग्ररूपक, कपड़ा, कांच, काष्ठ, चमड़ा, पाषाण, स्वर्ण व रजत पत्र, मिट्टी की ईंटों व मुहरों तथा शंख व हाथी दांत जैसे वस्तुओं का भी लेखन के लिए उपयोग हुआ है। आज ये चीज़ें संग्रहालयों में पहुंच गई हैं, परंतु इस प्राचीन लेखन सामग्री ने दीर्घ काल तक भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की अमूल्य सेवा की है। मतलब बताओ, अगर हमको लिखना ही नहीं आता, तो हमको पता ही नहीं चलता कि साइंस क्या है, ठीक है। और मतलब जो हमारा वेद हैं,
ना हमें वेद के बारे में कुछ पता होता, ना हमको अपना कल्चर पता होता, ना अपनी भाषाओं के बारे में पता होता, ना हमें अपनी लिपि व्याकरण के बारे में पता होता, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है भाई। अब बोल रहा है कि अब भीमबेटका, अगर जो नहीं जानते हैं, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, ठीक। भीमबेटका की पहाड़ी पर आज भी एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसके डंठलों से गोंद जैसा सफ़ेद रस निकलता है। जब आप भीमबेटका जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो अ, गुफाओं की दीवारें हैं, ठीक है, उस पे वाइट वाइट इसी गोंद से, ऐसे मतलब अनुमान लगाया जाता है कि जो चित्र बनाए गए हैं पशुओं के और सारी चीज़ों के, वो इन्हीं सफ़ेद गोंद से बनाए गए हैं। उसी डंठल को कूची की तरह उपयोग करके उसके रस से सफ़ेद चित्र बनाए गए हैं, देखा। उस रस का उपयोग किसी स्थानीय वनस्पति या खनिज के हरे अथवा लाल रंग को पक्का बनाने के लिए भी किया जाता था। अब आप जब वहाँ जाएंगे तो आप ये भी देखेंगे कुछ जो चित्र बने हैं वो लाल कलर से बने हैं। ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, जब उसको अच्छे से उस पर रिसर्च किया गया, जो हमारे यहाँ की ASI है, ठीक है, जब उन्होंने उसके बारे में उसकी कार्बन डेटिंग की तो पता चला ये एनिमल ब्लड से बना है, ठीक है। भीमबेटका तथा कुछ अन्य स्थानों के शैल चित्रों के साथ संक्षिप्त ब्राह्मी लेख मिले हैं। ये हमारी एक स्क्रिप्ट है, मतलब लेखन प्रणाली की एक लिपि है। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि। अब जो हमें कुछ स्थानों पे जो लिपि मिली है लेखन हमारे भाषा की, उसकी लिपि रही है क्या, ब्राह्मी लेख मिले हैं। इसलिए स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में लेखन सामग्री के तौर पर शिलाखंडों और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कई हजार साल तक होता रहा, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरी स्लाइड पे। दूसरी स्लाइड क्या है भाई। अब देखो, अगर बात की जाए कि राइटिंग एविडेंस कहाँ से मिल रहे हैं, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। लेकिन हमें डीप पढ़ना है, ठीक, तो ये बोलता है, पहले मैं एक कलर लूँगा, मेरा फेवरेट जो रेड है, ये हाँ, सिंधु सभ्यता की टाइमिंग क्या है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको टाइमिंग पता होगी ना तो थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजी करने में मदद मिलेगी। अब सिंधु सभ्यता के संक्षिप्त लेख, जिनकी संख्या लगभग 4000 है, जो हमें वहाँ से लेख मिले हैं उनकी संख्या लगभग 4000 है। सेलकड़ी की मोहरें, ताम्र पट्टियों, लघु प्रस्तरों, कांसे के औजार, हाथी दांत व हड्डी के दंडों, मिट्टी के बर्तन तथा उनके टीकरों पर अंकित देखने को मिलते हैं। यह ज्ञात नहीं कि अपने दैनिक व्यवहार में सिंधुजन किस लेखन सामग्री का इस्तेमाल करते थे। उनके समकालीन मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी सी कील, अब अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, वहाँ के लोग क्या करते थे, कील लेते थे और गीली मिट्टी पे अक्षर उकेरते थे। वह कीलाक्षर लेख पढ़े जा चुके हैं, लेकिन सिंधु लिपि अभी तक अज्ञेय बनी है। मतलब आज तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तक अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट, जो भाषा है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। अब वैदिक काल में क्या है भाई, वैदिक काल में लेखन ज्ञात थी या नहीं, यह एक विवादास्पद विषय है। देखो, मैक्स मूलर जैसे आरंभिक प्राचार्यविद्य पंडितों का मत था कि वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में लिपि तथा लेखन सामग्री का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे, देखो, ये हिस्ट्री में क्या होता है, अपने अपने हिस्टोरियंस के अपने अपने मत होते हैं। तो आप किसी एक हिस्टोरियन को पढ़ के ये जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि हाँ वहाँ ऐसा ही रहा होगा। किसका, देखो, अब ये बोलते हैं कि भाई वहाँ पे जो वेद मिले हैं उसमें लेखन शब्द का वर्णन नहीं है, इसलिए वहाँ पे उनको लेखन के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन भाई लिखा तो उसी टाइम पे गया था। परंतु इधर के वर्षों में वैदिक काल में लेखन के अस्तित्व के बारे में कई प्रमाण मिल चुके हैं। यह सही है कि वेदों को श्रुति श्रवणीय रचना कहा गया है, मतलब वेदों को श्रवणीय रचना कहा गया है, मतलब सुनने वाली रचना। परंतु शतपथ ब्राह्मण
का वचन है कि वामदेव ऋषि ने ऋचा देखकर संपादन किया। उसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख है कि ऋचा ने ऋचा देखकर पढ़ी। ऋग्वेद में गाय के कान पर पहचान के लिए अंक संकेत दागने का उल्लेख मिलता है। मतलब गाय को, भाई गाय कौन सी किसकी है, उसको चिन्ह लगाने के लिए गाय के कान पे नंबरिंग करते थे, ठीक है। इस तरह कई उल्लेख वैदिक ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। सारांश यह है कि उस समय श्रावणीय रचनाएं लिखित रूप से भी उपलब्ध रही हैं। ये जो मैंने इसको डाला यहाँ पे, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे 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 ऐसे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ है भाई, जो भी लिखा हो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बौद्ध जातकों में, अब चलो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बौद्ध जातकों में लेखन के कई उल्लेख मिलते हैं। पाणिनि लगभग 500 ईस्वी, जो मतलब पाणिनि ने जो अपनी अष्टाध्यायी लिखी थी, लिपिकर यूनानी लिपि और गायों के कानों पर पहचान के लिए अंक दागने की प्रथा का उल्लेख है। पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें गायों के कानों पे अंक दागने का उल्लेख मिलता है। महाभारत में ग्रंथ शब्द ताड़पत्र अथवा भुजपत्र की पोथी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मतलब आज हम जो महाभारत पढ़ते हैं, माना जाता है कि उनको व्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था। उसको मतलब उस टाइम पे महाभारत का मतलब होता था क्या, ग्रंथ, सॉरी, जो महाभारत था उसका शाब्दिक अर्थ होता था भुजपत्र, ठीक। नियम की इस कृति का लिपिबद्ध होना सुनिश्चित है, पर उस समय की लेखन सामग्री के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। मतलब वहाँ पे भी उस टाइम पे भी लेखन सामग्री की कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं कि हाँ उस समय लेखन प्रणाली परिचित थी। अब लेखन सामग्री के बारे में बात करें। अब भाई लेखन, देखो ये तो था लेखन की प्राचीनता। अब बात करेंगे कि लेखन सामग्री आखिर उस टाइम पे लेखन हुआ कैसा करता था, कैसे लिखा जाता था, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाषाणीय शिलालेख। मतलब इसको पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर होता ही है। अब मुख्य लेख पाषाणीय शिलालेख लेखन सामग्री, ठीक। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक काल के भारतीय लेख उन्हें चिरस्थायी बनाने के लिए दृष्टि से, मतलब प्राचीन समय के लोग जो लेखन था उसको खूब चिरस्थायी, मतलब बहुत दिनों तक रहे, उसको बनाने की दृष्टि से पाषाण पर उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। पाषाणीय लेख चट्टानों, शिलालेखों, स्तंभों, मूर्तियों तथा उनके आधार पर पीठ और पत्थरों के कलश या उनकी ढक्कन जैसी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। कभी कभी पाषाण को चिकना किए बिना ही लेख खोद दिए जाते थे, परंतु अब प्रशस्ति जैसे लेख उत्कीर्ण करने होते हैं तो पत्थर को काट छाट कर और छील कर चिकना किया जाता था। अब भाई वैसे अगर कुछ लिखना हो तो पत्थर को ना काटा ना छीला, सीधे उस पर लिख दिया। लेकिन मान लो अगर प्रशस्ति मतलब उनके गुणगान लिखने हो तो उस पत्थर को ऐसे साफ किया जाता, ठीक। उसके बाद उसको अच्छे से तराशा जाता, उसके बाद उस पर लेखन होता था, समझ गए। अब दूसरा लेखन का टाइप क्या था, मतलब लेखन सामग्री क्या थी, ईंटों पे भी हमें लेखन मिले हैं। प्राचीन भारत में मिट्टी की कच्ची या पकाई ईंटों पे बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया के किलाक्षर लेख मिट्टी के फलकों पर ही लिखे गए हैं। एक एग्जाम्पल था कि भाई ईंट पर शिलालेख कहाँ लिखे गए हैं, ईंट पर लेख कहाँ लिखे गए हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा कि भाई मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे मिलते हैं। अब आते हैं स्वर्ण वाली टॉपिक पे। देखो भाई ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब सोने पर भी लेख लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में शंखों पर, हाथी दांत पर, कांच पर और मुद्राओं पर, लकड़ी के सातीरों व स्तंभों और स्फाटिक जैसे कीमती पत्थरों पर भी लेख मिलते हैं। प्राचीन भारत में सोना और चांदी के पत्थरों पर भी लेख उत्कीर्ण किए जाते थे। अब दूसरा आ गया हमारा, दूसरा क्या है, रजत मतलब चांदी। प्राचीन भारत में कई लेख राजपत्र पर लिखे गए हैं। राजपत्र पर भट्टी प्रोलु कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश और तक्षशिला रावलपिंडी जिला पाकिस्तान से लेख मिले हैं। मतलब अगर बात की जाए रजत पे, तो जो रजत के लेख हैं वो पाकिस्तान, भारत के आंध्र प्रदेश और तक्षशिला रावलपिंडी जिला तक्षशिला से भी मिले हैं। रावलपिंडी को भी मैंने भारत में ऐड कर दिया कभी ना कभी तो ऐड हो ही जाएगा, डोंट माइंड। कास्ट मतलब लकड़ी,
प्राचीन काल से लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती या काष्ठ फलक का प्रयोग होता आ रहा है। बौद्ध जातक कथाओं में प्राथमिक शालाओं में शिशुओं की शिक्षा के प्रसंग में फलक का उल्लेख है। दूसरा क्या है, कपड़ा पे भी लेख हुआ है। कपड़ा पे लेख कैसे हुआ है? प्राचीन भारत में शिलालेख के लिए सूती कपड़ों के खंड, संस्कृत में पट का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। सिकंदर के नौसेना अध्यक्ष नियाकस जो शायद 4वीं शताब्दी की बात है का उल्लेख है कि भारतीय लोग अच्छी तरह कूटे गए कपास के कपड़े पर पत्र लिखते थे। कपड़े के छिद्रों को बंद करने के लिए आटा, चावल या मांड या लीर अथवा पिघला हुआ मोम लगाकर परत सुखा लेते थे और फिर आँख के पत्थर या शंख आदि से घोटकर उसे चिकना बनाते थे। समझ में आया? अब हमारा तीसरा पॉइंट है भाई, क्या तीसरा पॉइंट है धातु। प्राचीन काल में लोहे पर भी लेख खोदे जाते थे। इसमें से सबसे प्रसिद्ध दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े लौह स्तंभ पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि जो ये गुप्त काल मतलब की बात हो रही है, 4वीं या 5वीं शताब्दी की बात है, में उत्कल किसी राजा चंद्र का 6 पंक्तियों का संस्कृत लेख है। उत्तराखंड में गोपेश्वर मंदिर के प्रांगण में गड़े हुए लोहे के करीब 5 मीटर ऊंचे त्रिशूल पर ईसा की शताब्दी सदी की लिपि में एक संस्कृत लेख खुदा हुआ है। ओके, अब ना हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब भाई ताड़पत्र की बात आ गई। अब हम इसको पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, ताड़पत्र, भोजपत्र, अग्रपत्र, कागज। देखो ये सब जो पत्र लगा है ना, ये सब हैं छाल, पेड़ के छाल। ठीक है, तो याद रखना। प्राचीन भारत में ताड़पत्र लेखन का एक प्रमुख साधन रहा है। ताल या ताड़ वृक्ष के 2 प्रकार के होते हैं, खरताड़ और स्त्री ताड़। खरताड़ के वृक्ष राजस्थान, गुजरात, पंजाब में कहीं कहीं मिल जाते हैं। इनके पत्ते मोटे, कम लंबे होते हैं। याद आया? खर मतलब घास फूस और उसके ताड़ मतलब उसके जो पत्ते होते हैं या छाल होती हैं। ठीक है, याद रखना। अब आती है भुजपत्र की बात। भुर्ज नामक वृक्ष हिमालय में करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पे बहुतायत मिलते हैं। मतलब भुर्ज एक पौधा है जो हिमालय में 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। इसकी भीतरी छाल जिसे कालिदास ने भुर्जोत्पक कहा है, कागज की तरह होती है। यह छाल कई मीटर लंबी निकल आती है। अलबेरूनी ने लिखा है, मध्य और उत्तरी भारत में ये लोग तूज भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखते थे, उसको भुर्ज कहते थे। ये जो हमें ये कथन के बारे में जानकारी मिलती है, ये अलबेरूनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, याद रखिए। अग्रुपत्र भाई, अग्रुपत्र क्या है? अग्रुपत्र देखो सब लोगों के लिए थोड़ा नया होगा। भोजपत्र और ताड़पत्र तो लोगों ने सुना भी होगा। अग्रु वृक्ष की छाल भी, जिसे असम में साची पात कहते हैं, ग्रंथ लिखने और चित्र बनाने के लिए प्रयोग होती थी। पूर्वोत्तर भारत में इस छाल की हस्तलिपि लेखन के लिए काफ़ी उपयोगी होती थी। कागज, अब बात आएगी कागज। देखो ये अग्रपत्र भी एक पौधा है, उसकी छाल के बारे में बात होती है, जिसे हम अगर बात की जाए कि असम में क्या कहते हैं, तो उसे हम असम में आज भी सांची पात कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कागज़ की। कागज़ की बात क्या है? मुख्य लेखन जो होता था कागज़ की उपलब्धियों ने ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति विकास बहुत योगदान दिया है। प्राचीन जगत की किसी भी अन्य उपलब्धियों को कागज़ के आविष्कार और उससे जनित मुद्रण कला के समकक्ष रखा जा सकता है। इन दोनों के आविष्कारों ने आधुनिक मानव के बौद्धिक जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला है। कल्पना कीजिए कि कागज़ का उत्पादन रुक जाता और मुद्रण कार्य बंद हो जाता, तब हमारे आधुनिक समाज का क्या हाल होगा। हालांकि संचार के अन्य साधन उपलब्ध हैं, मगर वे कागज़ के मुद्रण का स्थान नहीं ले सकते थे। बात सही है। अभी भी अगर अचानक से कागज़ बंद कर दिया जाए तो सोचो क्या होगा। कलम नरकुल या लकड़ी से बना कलम और रेशों से बनी कूची को लेखनी कहते थे। ठीक है, जी ब्यूहलर अपनी पुस्तक भारतीय लिपि शास्त्र में लिखते हैं, लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण का सामान्य नाम लेखनी था। लेखनी का प्रयोग शलाका, तूलिका, वर्णवतिका और वर्णिका सभी के लिए होता था। लेखनी शब्द महाकाव्यों में उपलब्ध है। नरकुल या नरसल से बनी लेखनी को आमतौर पर कलम कहते थे, मगर इस शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। कलम के लिए देसी संस्कृत नाम ईशिका या ईर्षिका थी,
जिसका शब्दार्थ है नरकुल। नरकुल बाँस की लकड़ी के टुकड़ों को हमारी आज की यानी आज से करीब 100 साल पहले की कलमों की तरह बनाकर उसे लिखने की सारे भारत में प्रथा रही है। ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी गई सारी उपलब्ध उपलब्ध हस्तलिपियाँ इसी तरह की कलमों से लिखी गई हैं, ठीक है। जो अभी तक बताया था मैंने कि भोजपत्र या ताड़पत्र, उस पे जो भी लिपियाँ लिखी जाती थी इन्हीं लेखनी से लिखी जाती थी। स्याही क्या होती थी भाई, अगर कुछ लेखनी था तो उसको लिखने के लिए कुछ स्याही वाही तो भी रही होगी। तो प्राचीन भारत में हस्तलिपियों के लिए विभिन्न प्रकार की स्याही का उपयोग होता था, मगर सबसे ज़्यादा उपयोग काली स्याही का था, जिसे संस्कृत में मसी या मसी कहा जाता था, ठीक है। ये याद रखना, मसी, मसी, ठीक है। यह बहुत पुराना शब्द है और इसका यह ग्रह सूत्र में देखने को मिलता है। इसका वर्णन ग्रह सूत्र में मिलता है। कवि बाण लगभग 620 ईसा पूर्व में लिखते हैं कि उनके पूर्व संबंधी कृत्य वासदत्ता में भी यह देखने को मिलता है। मसी कज्जलम शब्द से सहज स्पष्ट है कि प्रमुखतः काजल से ही स्याही तैयार की जाती होगी। ओके, तो अब हमारा ये जो टॉपिक था ये यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन, बाय बाय।